अगर हम बात करें कंपेटेंट की, तो क्या माइनर व्यक्ति भी कंपेटेंट होता है? क्या माइनर व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है? यस, माइनर पार्टनर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। माइनर किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है, उसे हम कहते हैं माइनर व्यक्ति। तो माइनर व्यक्ति के साथ भी पार्टनरशिप की जा सकती है, बट कंडीशंस क्या है उसकी, कि जो माइनर व्यक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा, लॉस के लिए उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट मींस अगर पार्टनरशिप के अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसे पार्टनर कंसिडर करेंगे, बट लॉस हो रहा है तब उसे लॉस बियर करने नहीं देंगे। तो वो ये कह रहा है कि ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉसेस, कि जो भी पार्टनर है वो कंपिटेंट होगा। वैसे वो पार्टनर कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन किसके लिए होगा? ओनली फॉर प्रॉफिट्स नॉट फॉर लॉसेस। दूसरी चीज, एक तो पार्टनर बन सकता है, दूसरा जब वो पार्टनर मेजर बनने वाला होगा उससे 6 महीने पहले उसे कंसेंट देनी होगी कि क्या वो सेम फर्म में, एग्जिस्टिंग फर्म में एज अ पार्टनर वर्क करना चाहता है या वो क्विट करना चाहता है। अगर वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है तो जितने भी पास्ट ईयर्स में लॉसेस हुए होंगे जिसमें उसे कंसिडर नहीं किया था, वो सारे के सारे लॉस उस माइनर पार्टनर को बियर करने पड़ेंगे। बट अगर क्विट कर जाता है तो वहां पर कहानी खत्म हो जाती है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो हम क्या देखते हैं, कह रहा है a minor though not competent to the contract can be partner in the firm but only for profits not for losses। पहली चीज, a minor partner should accept or refuse the partnership in the firm within 6 months of becoming major। जब वो मेजर बनने वाला है तो मेजर बनने से 6 महीने पहले उसे कंसेंट देनी होगी, क्या वो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या डिसकंटिन्यू करना चाहता है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहेगा तो जितने भी पास्ट लॉसेज हैं उसमें सबको उसे बियर करना पड़ेगा। If partner decide to continue, then he will liable for all the actions since he became partner in the partnership firm। ठीक है जी। तो पहला फीचर सीखा हमने, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। हमने कहा 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट मेंशन नहीं की है एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट में। तो हमने अदर एक्ट फॉलो किया, हमने कहा कंपनी एक्ट के अंदर चलते हैं, कंपनी रूल्स के अंदर चलते हैं। कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि 100 लोग होने चाहिए, कंपनी रूल्स में लिखा है 50 लोग होने चाहिए। अगर दोनों में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है तो हम 50 कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम 100 कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा हमने कहा क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? यस, पार्टनर बन सकता है, ओनली फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर लॉसेस। बट अगर वो अटेन कर लेता है एज 18 साल की उम्र होने से पहले, 6 महीने पहले उसे मेंशन करना होगा, कंसेंट देनी होगी कि वो पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? सारे के सारे लॉसेस या जो भी एक्शन हुए थे पास्ट में उसके लिए वो लायबल होगा, जो भी पास्ट में हो चुके हैं। ठीक है जी। दूसरा फीचर आता है हमारा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट का मीनिंग हुआ है कि एक व्यक्ति कोई चीज को ऑफर करता है और दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। एक व्यक्ति ने ऑफर किया, दूसरे व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब एग्रीमेंट क्या हो सकता है? एग्रीमेंट आपका दोनों तरीके से हो सकता है, या तो रिटर्न में होगा या ओरल में। अगर हम रिटर्न में करें बात या ओरल की बात करें तो ओरल एग्रीमेंट का कहीं भी कोई प्रूव नहीं होता है, एविडेंस नहीं होता है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं करते हैं जनरली। तो हम बात करते हैं किस चीज की? रिटर्न एग्रीमेंट की। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसी को हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप डीड। इवन 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या रिटर्न एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जा सकता है? यस, इसे पार्टनरशिप डीड कहा जा सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि क्या ये जो पार्टनरशिप डीड बन रही है, एग्रीमेंट जो बन रहा है, ये जनरली किस चीज के लिए होता है? पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए, पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए होता है, और जब चाहे इसे हम खत्म कर सकते हैं एट विल। तो कह रहा है फॉर पर्टिकुलर वेंचर के लिए होता है, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, एट विल होता है, जब चाहे इसे खत्म कर सकते हैं। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है कि पार्टनर्स के बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, पार्टनर्स के बीच में जितने भी मतभेद होंगे, उन मतभेद को, उन डिस्प्यूट्स को वो पार्टनरशिप डीड रिजॉल्व करेगी कि डीड में ये लिखा हुआ है पार्टनर तो कुछ भी क्लेम कर सकता है, जो डीड में लिखा होगा वही फॉलो किया जाएगा। तो बात करते हैं कि पार्टनरशिप में है क्या। कहता है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट ईदर रिटन और ओरल। बट हम जनरली बात करेंगे रिटन एग्रीमेंट की, और इसी को हम कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड। दूसरा वो कह रहा है कि जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को क्या नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। वो कह रहा है इट इज द बेसिक रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स व्हिच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, फॉर पर्टिकुलर पीरियड और एट विल। लास्ट कहता है कि ये क्या करता है? हमारे सारे के सारे रिजॉल्व करता है जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं पार्टनर्स के बीच में, या आने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक तरीका है, एक एग्रीमेंट है। जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी एग्रीमेंट को फॉलो किया जाएगा। अब ये समझते हैं कि अगर एग्रीमेंट हुआ पार्टनर्स के बीच में तो क्या होगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तब क्या होगा। देखिए, अगर एग्रीमेंट है तो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी के सारी सॉल्व की जाएंगी एज पर एग्रीमेंट।
तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर एग्रीमेंट होना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट, तो ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट अगर होगा तो जैसा जैसा एग्रीमेंट में लिखा होगा पार्टनर्स के सारे डिस्प्यूट उसी तरह से चलेंगे, उसी तरह से रिजॉल्व होंगे या उसी तरह से पार्टनरशिप को चलाया जाएगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए हमें सीखना होगा कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट विल बी द इंपैक्ट। तो आपको चीजें याद रखनी है, दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। पहली चीज, अगर आपने पार्टनर से कोई लोन लिया है, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से अगर कोई लोन लिया है तो उस पर मिनिमम 6% उसको इंटरेस्ट साल का देना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया हुआ है और एग्रीमेंट नहीं है, इस स्थिति में फर्म को उसे 6% साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, अगर एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल की जाएगी। इसके अलावा कुछ भी पार्टनर्स को ना दिया जाएगा, ना ही पार्टनर से लिया जाएगा। इसे समझते हैं। सबसे पहले कहता है रूल 1 क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6% पर। कौन सा इंटरेस्ट? जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इट मींस पार्टनर को क्या होगा, पार्टनर को फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 6% इंटरेस्ट है, क्योंकि डीड में तो लिखा नहीं था, पर मिनिमम आपको 6% उसे देना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। इसके अलावा चाहे बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, चाहे बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, बात करें सैलरी की, कमीशन की, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी पार्टनर्स रिलेटेड पेमेंट्स हैं, पार्टनर्स को कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। और नया पार्टनर को फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता जब तक सारे पार्टनर एग्री ना करें। तो अगर हम इसे सिंपल में समझे तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निल होगा, सैलरी और कमीशन निल होगा, और एनी पेमेंट टू द पार्टनर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो सारी के सारी पेमेंट निल होगी। तो आपको ध्यान रखना है दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कौन सा लोन? जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो फर्म का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्म को उसे 6% साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वल हो जाएगी उस केस।